હેલો એવરીવન, વેલકમ बैक टू एके इमिग्रेशन चैनल। केम छो मजामा। आज का टॉपिक है IELTS। IELTS मैंने कैसे क्लियर किया, जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा ही है 24 आवर्स लगे मुझे IELTS क्लियर करने में, तो वो मैंने कैसे किया। IELTS में कौन से पार्ट्स होते हैं, ईच एंड एवरी सेक्शन में आपको कैसे क्लियर करना है, आपका जो भी इसमें आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी मेरी ओर से आपको दी जाएगी। मुझे जितना नॉलेज है, मुझे जितना पता है, लाइक मैंने अभी रिसेंटली दिया है IELTS, तो मुझे आइडिया है कि IELTS में कैसे इजी रहता है, कौन सा टाइप्स जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है अपने को। एक बात बताता हूँ आपको, मुझे जब आफ्टर 10th में 11th यानी कि कॉलेज गया था, तब मुझे वर्नाक्यूलर क्या होता है वो मुझे पता भी नहीं था। मैं 10th तक गुजराती मीडियम में पढ़ा लिखा बंदा हूँ, और मुझे 11th में जब फर्स्ट लेक्चर हुआ तब प्रोफेसर ने पूछा कि वर्नाक्यूलर मीडियम से कौन कौन है, तो मुझे पता भी नहीं था कि भाई वर्नाक्यूलर होता क्या है। ये हालत थी मेरी इंग्लिश की, लेकिन इजी है, इतना कुछ टफ नहीं है। IELTS भी आप इजीली क्लियर कर सकते हो। मेरे खुद के 7 बैंड आ गए। अब मैं कुछ इसमें ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ कि 7 आ गए, मतलब आप अपने को जितना एडमिशन के लिए चाहिए अगर उतना आ रहा है तो काफ़ी है। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है IELTS होता क्या है, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। IELTS इंटरनेशनल लेवल का एक इंग्लिश टेस्ट है, उसमें 4 सेक्शंस है, 4 पार्ट्स आप कह सकते हो। लिसनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है और स्पीकिंग है। अब एक के बाद एक सारे टॉपिक्स कवर करते हैं। लिसनिंग में कैसे आपको क्लियर करना है, लिसनिंग ईजी कैसे हो सकता है, आपको क्या क्या पार्ट्स ध्यान में रखने हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। अब लिसनिंग में होते हैं 3 सेक्शन। लिसनिंग में 40 क्वेश्चन आएंगे, 3 सेक्शन होंगे। जो लिसनिंग का टेस्ट होता है वो टोटल 40 मिनट्स का होता है, उसमें से 30 मिनट्स का जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको सुनाया जाएगा, और 10 मिनट आपको बाद में देते हैं आपके जो आंसर्स है वो आंसर शीट में ट्रांसफर करने के लिए। सो एज ए टोटल 40 मिनट्स होते हैं, बाकी ऑडियो 30 मिनट्स का होता है। अब उसमें भी 3 पार्ट्स है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। अब बात करते हैं लिसनिंग में कौन से टाइप के जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो लिसनिंग में मोस्टली जो है वो फॉर्म होता है, टेबल होता है, या फिर कोई चार्ट हो सकता है, या सेंटेंस कंप्लीशन भी हो सकता है। ऐसे जब नॉर्मल इजी क्वेश्चंस आते हैं लिसनिंग में, अगर आपका लिसनिंग स्किल अच्छा है तो आपको इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। फर्स्ट और सेकंड सेक्शन। थर्ड सेक्शन में क्या होता है, थोड़ा ऑडियो वो लोग का स्पीड वो फास्ट रहता है, तो उसके लिए अपने को थोड़ा फास्ट चलना पड़ता है ऑडियो के हिसाब से। तो थर्ड सेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इसके लिए मैं आपको एक बेसिक जो है टिप बता देता हूँ कि लिसनिंग सबसे इजीली आप कैसे क्लियर कर सकते हो। आज की डेट में नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये सब पे जो इंग्लिश वेब सीरीज चल रही है वो आप देखना चालू करो। दिन का 1 घंटा 2 घंटा भी देखोगे, शुरू में क्या करो ना, सबटाइटल के साथ देखो। सबटाइटल के साथ देखोगे तो आपको एक बाजू आप ऑडियो सुन रहे हो, एक बाजू पे आप वो सबटाइटल पढ़ रहे हो। सो कोई वर्ड अगर आपके लिसनिंग में स्किप हो रहे तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हो, और आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने ये वर्ड जो है वो स्किप किया था, या फिर इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो वहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज में फॉरेनर्स कैसे करते हैं वो बारे में आपको जो है इजीली पता चल जाएगा, और वर्ड्स आपके दिमाग में बैठते जाएंगे। सो मैं रेगुलरली जो वेब सीरीज देखते रहता हूँ, मूवीज देखते रहता हूँ, तो मेरा लिसनिंग अच्छा हो गया था, तो इसके लिए मेरे को लिसनिंग का टेंशन नहीं था। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, वो है रीडिंग। अब रीडिंग कैसे क्लियर करना है, रीडिंग में भी सेम है, 3 पार्ट्स आएंगे, 3 सेक्शन, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ। रीडिंग के लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट्स। अच्छा, उसमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा कि आप जो आंसर है आंसर शीट में ट्रांसफर करने के लिए। सो मैंने ये किया था कि फर्स्ट और सेकंड सेक्शन जैसे ही मेरा कंप्लीट हो गया था, मैंने पहले तो पेन एंड पेपर बेस एग्जाम दिया हुआ था। सो पेन एंड पेपर में क्या होता है, आपके पास एक क्वेश्चन पेपर आता है, आप उसमें ही बाजू में पेंसिल से जो है आंसर्स लिख सकते हो, तो वो इजी पड़ता है। कंप्यूटर बेस पे मैं इतना फोकस नहीं था, मेरा पेन एंड पेपर में मुझे अच्छा लग रहा था कि इसमें अपने हाथ में पेपर रहता है, हम क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और उसमें कुछ मार्किंग कर सकते हैं, तो बेटर है पेन पेपर ही देना। और पेन पेपर में मैंने जब रीडिंग दिया था तो मैंने यही किया था कि जो आंसर्स मुझे जितने भी रीडिंग के समझ में आ रहे थे आंसर, वो सबसे पहले तो मैंने लिख दिए थे क्वेश्चन पेपर में ही। आंसर पेपर में अभी तक मैंने ट्रांसफर नहीं किए थे जब तक कि मेरे 2 सेक्शन ना हो जाए। और जो मेरे को आंसर सही नहीं लग रहे थे उसके बाजू में मैंने कुछ लिख दिया था कि हाँ ये हो सकता है,
लेकिन उसके बाजू में मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया था। तो ये एक आप कर सकते हो, बाजू में क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। सो आप जब भी आंसर ट्रांसफर करने जाओगे तब वो आंसर रहने देना, ट्रांसफर मत करना। जब अगर आपके पास टाइम हो एक्स्ट्रा तो आप वापस से वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो रीडिंग के लिए बहुत सारे, उसमें भी रीडिंग थोड़ा मुझे भी डिफिकल्ट लगा था, क्योंकि इतना कुछ मेरा रीडिंग का हैबिट था नहीं। आजकल तो सब बस वेब सीरीज देख रहे हैं, उसमें ही टाइम अपना जा रहा है। मैं कोई बुक्स इतनी ज़्यादा पढ़ता नहीं था। और थोड़ा रीडिंग जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। लाइक ऐसा नहीं है कि अगर हमने पढ़ लिया और हाँ वो इजीली क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उसमें से। रीडिंग में थोड़े क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट आते हैं। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मुझे इसमें लग रहा था, एक तो मैच द हेडिंग। अब वो पैराग्राफ के लिए कौन सा हेडिंग सही है वो फाइंड आउट करना और उसका आंसर देना ना मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। सो और एक ये भी पॉइंट, ये इसमें कंफ्यूजन हो रहा था। दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और यस नो नॉट गिवन। अब जो फॉल्स और नॉट गिवन है और जो नो और नॉट गिवन है उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि भाई ये कैसे सॉल्व करें। तो उसके लिए मैंने कुछ यूट्यूबर्स के जो है वीडियो देखे थे, वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल हुए थे। मैं उसकी यहाँ पे ना आपको लिंक दे देता हूँ, यहाँ पे इसका लिंक आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे देता हूँ, तो वो आपको काफ़ी बेनिफिट होगे। मैं कोई उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही वो कोई स्पॉन्सर है। सो ये मत लीजिए कि किसी का मैं प्रीफर कर रहा हूँ तो वो कुछ स्पॉन्सर्ड है, नहीं, ऐसा नहीं है। सो रीडिंग और लिसनिंग मेरे हिसाब से एक अच्छा है अपने लिए, क्योंकि उसमें क्या है 40 क्वेश्चंस रहते हैं और उसमें हम जो आंसर लिखेंगे वो अगर सही होंगे तो अपने को उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो जितना हो सके उतना लिसनिंग और रीडिंग पे मार्क्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करो, क्योंकि वो कोई उसके एग्जामिनर के हाथ में नहीं होता या किसी पर्सन के हाथ में नहीं होता है कि भाई इसको इतना मार्क देना है, इसको 7 बैंड देना है, 6 बैंड देना है। अगर आपने 40 में से 35 आंसर करेक्ट दिए तो आपको 8 बैंड्स देने ही देंगे, उसमें वो लोग कुछ नहीं कर सकते। तो जितना हो सके उतना लिसनिंग और रीडिंग पे पहले फोकस कर दीजिए। रीडिंग थोड़ा डिफिकल्ट है, लिसनिंग भी कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगता है, कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं है कि ये ज़रा भी डिफिकल्ट नहीं है या फिर वो पूरा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, सब इक्वल आता है, सबको सेम क्वेश्चन आता है। रीडिंग और लिसनिंग में आपको एक और चीज़ का जो है सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है स्पेलिंग। अगर आपका स्पेलिंग में एक भी मिस्टेक है तो वो आंसर आपका पूरा गलत हो जाएगा। सो मेक श्योर आप जो है स्पेलिंग 2 बार चेक करें, उसके बाद ही आंसर शीट में ट्रांसफ़र करें। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो पूरा वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। एक और चीज़ का जो है आपको रीडिंग में ध्यान देना है, वो है ऊपर आप पढ़िए, ऊपर वो लोग ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि नो मोर देन 1 वर्ड या फिर नो मोर देन 2 वर्ड और 3 वर्ड। सो वो चीज़ का आप बरोबर ध्यान रखिए कि 2 वर्ड से ज़्यादा का आंसर वो उसमें ना आ जाए। आप जो आंसर लिख रहे हो वो 2 वर्ड का ही हो, अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कि नो मोर देन 2 वर्ड्स, सो वो चीज़ का भी आपको जो है वहाँ पे आप पेंसिल से पहले ही मार्क कर लीजिए, तो आपको आसानी रहेगी। और रीडिंग में जो है मैंने जैसा बताया आपको, एक्स्ट्रा टाइम तो हमें मिलता नहीं है आंसर शीट में आंसर ट्रांसफर करने का। सो आप क्या कीजिए, 2 सेक्शन कंप्लीट कर लीजिए जैसा मैंने किया था। अगर आपकी कोई और प्रेफरेंस है तो आप वैसे कर सकते हो, ये मैंने ऐसे किया था, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे किया। तो वो अगर आपको अच्छा लगे तो आप कीजिए, वरना आपका जो भी सूटेबल मेथड है आप वैसे कीजिए। मैंने जो है 2 सेक्शन पहले क्लियर कर लिए थे, आंसर जो है पेंसिल से लिख दिए थे क्वेश्चन पेपर में ही। तो जैसे ही मेरे 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए रीडिंग के, उसके मैंने आंसर जो है ट्रांसफर कर दीजिए। क्योंकि मैंने बहुत लोगों का ऐसे सुना हुआ है कि वो लोग पहले क्वेश्चन पेपर में तीनों सेक्शन के आंसर लिख देते हैं, बाद में जब ट्रांसफर करने का टाइम आता है आंसर शीट में तब वो लोग के पास टाइम नहीं होता है, कुछ छूट जाता है, कुछ रह जाता है। तो वो दिक्कत ना है, इसके लिए मैंने 2 का कंप्लीट किया, 2 के लिख दिए। आप एक एक का भी कर सकते हो, एक सेक्शन कंप्लीट किया लिख दीजिए, सेकंड कंप्लीट किया लिख दीजिए, आंसर शीट में ट्रांसफर कर दीजिए। मैंने 2 के बाद इसलिए किया था कि देखो 1 घंटे का रीडिंग का अपना एग्जाम है। अब 1 घंटा हम ना मैं कुछ इतना पढ़ सकता हूँ, ना मुझे नहीं लगता आप लोग भी इतना पढ़ते होंगे। अगर पढ़ते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, रीडिंग करना चाहिए, रीडिंग स्किल अच्छी होती है। बट मैं कुछ इतना पढ़ने वाला था नहीं, तो मैं आधे घंटे में ही मतलब रीडिंग करते करते थक गया था। तो मैंने तुरंत ही 2 के ट्रांसफ़र कर लिया, उसमें अपने को 1-2 मिनट का मतलब ब्रेक भी हो जाता है। जब आंसर ट्रांसफ़र कर देते तो मेरा दिमाग भी थोड़ा शांत हो गया, रिलैक्स हो गया,
फिर मैंने सेक्शन 3 पे ध्यान दिया, क्योंकि सेक्शन 3 जो होता है ना रीडिंग का, वो सबसे डिफिकल्ट होता है। वो क्योंकि ऑलरेडी आप पहले लिसनिंग की एग्जाम दे चुके हो, उसके बाद तुरंत रीडिंग है, ना कोई बीच में ब्रेक है ना कुछ नहीं। फिर आप सेक्शन 3 जो रीडिंग का आता है वो वैसे भी डिफिकल्ट होता है, और आप भी थक चुके होते हो तो और डिफिकल्ट लगता है। तो इसलिए मैंने ऐसे किया था। बट सेक्शन 3 पे भी आप जो है ज़्यादा फोकस करना। अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ, रीडिंग को आपको सबसे आसान तरीका जो है मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया था कि सबसे पहले ना क्वेश्चन पढ़ो, पैराग्राफ सारे पढ़ने मत जाओ, उसमें ना भाई बहुत टाइम लगता है, तो वो चीज़ मत करो। तो सबसे पहले ना क्वेश्चन पढ़ो, और स्टार्टिंग में फर्स्ट और सेकंड सेक्शन में जो पैराग्राफ्स होते हैं ना, उसमें सब लाइन वाइज ही होता है, यानी कि जो पहला क्वेश्चन है ना उसका आंसर पहले होगा, जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर वो फर्स्ट के बाद ही होगा। तो वो चीज़ बहुत इजी पड़ती है अपने को। अगर समझो फर्स्ट का आपने आंसर ढूंढ लिया, सेकंड का नहीं मिल रहा है और थर्ड का यहीं पे मिल गया, तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में ही सेकंड का आंसर है, फिर इतना पक्का हो जाता है आपको जो सेकंड का आंसर इतने में ही ढूंढना है, आपको कहीं और फिर भटकने की ज़रूरत नहीं है। सो रीडिंग के लिए वो आइडिया सही है। और ज़्यादा ना डीप में पढ़ने मत जाओ, स्कीम करो, मतलब फास्ट फॉरवर्ड में ना पढ़ो उसको। उससे आपकी रीडिंग का फर्स्ट उसके जो है आपका रीडिंग का फर्स्ट और सेकंड सेक्शन आसानी से और फास्ट जो है क्लियर कर लोगे आप। जो थर्ड सेक्शन है उसके लिए ना आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। तो थर्ड सेक्शन में मैंने ना रिवर्स प्लान चला था। जो फर्स्ट और सेकंड में कैसे किया था, मैंने पहले क्वेश्चन पढ़े फिर आंसर किए। थर्ड में मैंने क्या किया, मुझे पता था इसमें आंसर अगर लाइन वाइज नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी, वैसे भी सब मुझे 4-4 5-5 बार जो है पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, पहले ना पैराग्राफ स्किम करना चालू किया, यानी कि फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ना चालू किया, और जो जो चीज़ें मुझे लगी ना कि ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी होती है रीडिंग में, मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी पर्सन का नाम है, कोई ईयर है, वो चीज़ ना इम्पोर्टेंट होती है, तो वो चीज़ को आप पहले ही हाईलाइट कर लो, पेंसिल से ना मार्किंग कर लो, तो वो चीज़ें आगे ना आपको कहीं ना कहीं तो वो उसके बारे में क्वेश्चन होगा ही होगा। हाँ जी, तो थर्ड सेक्शन में मैंने ऐसे किया था, पहले पैराग्राफ पढ़ लिए, मार्किंग कर लिए, वो भी फटाफट, ऐसा नहीं मैंने कोई डीपली पढ़ा, डीपली पढ़ना भी नहीं है, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, अपने को का वो समझने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा उसमें। तो मैंने स्कीम किया, उसको फटाफट मार्किंग किया, और फिर मैंने क्वेश्चंस जो है पढ़ने चालू किए। सो मेरे दिमाग में एक आइडिया थी कि हाँ भाई ए पैराग्राफ में ये है, बी में ये है, सी में ये है, क्योंकि मैंने मार्किंग कर रखा था। तो उससे मेरे को काफ़ी हेल्प होगी, मेरे जो क्वेश्चंस थे उसके मैंने आंसर्स फटाफट फाइंड आउट कर लिए। अब होता क्या है ना कि कुछ के आंसर्स तो अपने को वैसे भी मिलने नहीं है, मैंने तो तुक्के मारे थे कुछ में, अब वो कैसे मारना है क्या करना है वो बताता हूँ मैंने क्या किया था। अब कुछ के आंसर्स तो ना अपने को वैसे भी मिलते नहीं है, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, या फिर अगर कोई एडवांस है रीडिंग में तो भाई उसका हिसाब अलग है, अपना हम नॉर्मल बंदे हैं, हमें कम ही मार्क्स आते हैं। तो मैंने हाँ, जैसे मैंने बताया आपको, मैंने एक डमी आंसर लिख दिया था उसके बाजू में कि हाँ शायद जैसे कि मैच द हेडिंग है, तो उसमें थर्ड क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं आया सपोज, तो मैंने थर्ड के बाजू में पैराग्राफ जो है फॉर एग्जाम्पल लिख दिया कि बी है, और बाजू में लिख दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। सो जब सारे आपके आंसर जो है आप ट्रांसफर कर लेते हो ना, उसके बाद वो क्वेश्चन मार्क वाले ना क्वेश्चंस को छेड़ो आप, अब उस पर वापस से रिसर्च करो कि भाई ये कहाँ थे, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब, क्योंकि ऑलरेडी आपने जितने पैराग्राफ थे उतने तो आपने लिख दिए, और जो बचे मुश्किल से 2-3 पैराग्राफ उसमें बचे होंगे, अब उसमें से एक आपको जो है फाइनल आंसर जो है इजीली मिल जाएगा, तो वो भी आसान है, रीडिंग भी हो जाएगी। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, जो है कि राइटिंग। अब राइटिंग में क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं। राइटिंग भी 1 घंटे की एग्जाम है, लिसनिंग और रीडिंग के बाद तुरंत राइटिंग, कोई ब्रेक नहीं है, ऐसे तुरंत राइटिंग देना है। इसलिए लोगों को जो है इंक्लूडिंग भी राइटिंग बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि यार आप ऑलरेडी 30 मिनट 40 मिनट्स पहले लिसनिंग में, उसके बाद 1 आवर रीडिंग में दे चुके हो, यानी कि ऑलमोस्ट पौने 2 घंटे दे चुके हो। उसके बाद अब आपको जो है लिखना है। राइटिंग में 2 सेक्शन है, पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आपको मिनिमम 150 वर्ड्स लिखने हैं, और जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको मिनिमम 250 वर्ड्स लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसमें वो लोग ना कुछ आपको दे सकते हैं, लाइक लाइन ग्राफ दे सकते हैं, या बार चार्ट दे सकते हैं, या पाई चार्ट दे सकते हैं,
ऐसा कुछ भी आपको दे सकते हैं। अच्छा, आपको वो डायग्राम भी दे सकते हैं, मैप भी दे सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दो चार्ट भी दे सकते हैं। सो ऐसे अभी कॉम्बिनेशन ऑफ दो चार्ट का ज़्यादातर हो गया है रिसेंटली। बाकी मुझे जो पूछा गया था वो मुझे पूछा गया था मैप आया था मुझे। अब मैप का मुझे ना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, क्योंकि मैप की मैंने इतनी कोई प्रैक्टिस करी नहीं थी। क्योंकि अब मैंने जितनों को पूछा था जो रिसेंटली IELTS दे चुके थे, उन्होंने बताया कि भाई हमें तो वो सेट ऑफ मतलब दो चार्ट्स का ही ज़्यादातर आ रहा है, मैप तो किसी को आ नहीं रहा है। तो मैप की मैंने कोई प्रैक्टिस ही नहीं की, तो मैं तो चला गया IELTS देने। अब राइटिंग में आया मैप, तो मैं तो ऐसे ही टेंशन में आ गया कि भाई मैप क्या करना है। चलो उस पर बाद में आते हैं मैंने कैसे किया। अब सेकंड पार्ट की भी बात कर लेते हैं। जो टास्क 2 है राइटिंग में, उसमें ऐसा आ सकता है, आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आ सकता है, या फिर आपको जो है आपका अपना ओपिनियन बताना होता है, और भी एग्री डिसएग्री भी आता है। हाँ, ऐसे 4-5 टाइप है कुछ, वो आप देख लोगे IELTS की जब आप रजिस्टर करोगे ना, आपको बुक आएगी तो उसमें सारे आते हैं। तो आप वो सेकंड पार्ट में 250 वर्ड्स आपको जो है बड़ा सा ऐसे लिखना है। अब आते हैं टास्क 1 पे कि मैप मैंने कैसे क्लियर किया। मैप में ज़्यादातर दिक्कत आती ही है, और मुझे भी मैप आया तो मुझे भी थोड़ी टेंशन तो थी कि मैप कैसे क्लियर करेंगे। सो मैप में कैसे किया ना मैंने, मुझे हालांकि कम ही आए राइटिंग में, बहुत कम आए। सो मैप में आपको जो है मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट कर लो कि भाई यहाँ से ये आप स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे इसके अपोजिट ये है, इसके ये डायरेक्शन में वो है, मतलब नॉर्थ में ये है तो वेस्ट में ये, ईस्ट साउथ, आप ऐसे ना डिस्क्राइब करो एक एक चीज़ को, इसके बिसाइड ये है। अब मैप में भी ऐसे आया था मुझे कि बिफोर एंड आफ्टर वाला। सो आप ऐसे कंपेयर करो कि भाई पहले ये था, अब चेंज होने के बाद ये आया है। और राइटिंग का जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें 3 पैराग्राफ आप लिखो। फर्स्ट जो है पहले इंट्रोडक्शन लिखो, उन्होंने जो क्वेश्चन में लिखा है उसको ही थोड़ा आपको जो है वर्ड्स चेंज करके लिखना होता है। और सेकंड पैराग्राफ जो होता है उसको बॉडी पैराग्राफ बोलते हैं। तो उसके बाद बॉडी पैराग्राफ में पूरा एक्सप्लेन कीजिए कि क्या है। और जो थर्ड जो होता है वो कंक्लूजन वाला होता है, जो आपको जो है मैं एक चैनल राइटिंग के लिए स्पेशली बता देता हूँ, जो मैंने प्रीफर किया था, और वो काफ़ी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है हर एक चीज़। तो मुझे वो चैनल काफ़ी अच्छा लगा, मैंने राइटिंग उन्हीं से जो है थोड़ा लर्न किया था। तो राइटिंग का सेकंड पार्ट मुझे थोड़ा इजी लगता है, क्योंकि उसमें जो है आपको क्लियरली बता देते हैं, या तो आप आपका ओपिनियन बताओ, आर यू एग्री और नॉट डिसएग्री, ऐसा जो भी है आपको जो है आपका पॉइंट ऑफ व्यू बताना होता है बेसिकली राइटिंग टास्क 2 में। तो वो मुझे काफ़ी इजी लगता था। अब मैं बताता हूँ कि मैंने 24 आवर्स में IELTS की प्रिपरेशन कैसे की। हाँ जी, तो आ जाओ। अब मैं बताता हूँ आपको कि मैंने IELTS की जो है मैंने प्रिपरेशन कैसे किया था। लाइक 24 आवर्स में मैं कैसे, आपने पढ़ ही लिया है, 7 बैंड लाया हूँ मैं, तो मेरे कैसे 7 बैंड आए थे IELTS के। लाइक 24 आवर्स की मैंने प्रिपरेशन की है। लाइक 24 आवर्स नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा एक ही दिन में पूरा 24 आवर्स लेके बैठ गया उन्हें, ऐसे नहीं। मेरा एग्ज़ाम कुछ था 21 अप्रैल को, और उसके अब मेरा तो क्या अपना बिजनेस भी है। सो मैं कुछ फुल टाइम स्टूडेंट नहीं हूँ, ना ही मैं पूरा दिन यहाँ पे बैठ के पढ़ सकता हूँ, मुझे अपनी दुकान भी देखनी है। सो मैंने क्या किया था, IELTS रजिस्टर करने के बाद बिफोर एग्ज़ाम के कुछ 10 या 12 दिन पहले, 12 दिन 13 दिन पहले, दिन के 2 घंटे मैंने निकालने चालू किए कि भाई चलो 2 घंटे जो है प्रिपरेशन करेंगे। अच्छा, पहले दिन तो क्या हुआ, पहले दिन तो मैंने लिसनिंग का टेस्ट लिया, मॉक टेस्ट लिया एक गूगल से, और मॉक टेस्ट में जो है मेरे आगे मैंने लिसनिंग का टेस्ट दिया, 6.5 आ रहे थे। सो मैं तो चिल आउट हो गया कि भाई चलो ये तो IELTS अपने से क्लियर हो जाएगा, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। सो फिर उसके बाद तो मैंने कुछ किया ही नहीं वो सेम डे। बाकी नेक्स्ट डे फिर मैं ऑफिस से प्रिंट आउट ले आया रीडिंग की और इसकी राइटिंग की। सो जब रीडिंग करने बैठा ना, तब समझ आया कि भाई IELTS तो थोड़ी डिफ़िकल्ट है। सो अब लिसनिंग का तो मुझे टेंशन नहीं था कि चलो 6.5 है तो उसको मैं 7 में भी कन्वर्ट कर लूँगा थोड़ी मेहनत और करके। सो मैंने रीडिंग की जब टेस्ट दी तो उसमें मेरे फर्स्ट टेस्ट में आए, मॉक टेस्ट में
6 बैंड आए। मतलब आप चेक कर सकते हो, मॉक टेस्ट जो होता है ऑनलाइन आप गूगल से प्रिंट आउट डाउनलोड कर लो, खुद ही आप टाइमर लगा के जो है 2 एग्जाम और बाद में ऑनलाइन जो है उसके आंसर्स भी रहते हैं। सो आप आंसर्स चेक कर लो, आपको कितने आंसर करेक्ट आते हैं, उसके हिसाब से आप बैंड स्कोर भी गूगल में देख सकते हो कि अगर आपको इतने क्वेश्चंस राइट आए तो आपका बैंड स्कोर कितना है वो भी वो बता देगा। तो रीडिंग का भी मुझे थोड़ा ठीक ही लग रहा था। फिर मैंने राइटिंग स्टार्ट किया सेम डे, लाइक सेकेंड डे मैंने लिसनिंग तो नहीं किया, रीडिंग और राइटिंग पे लिया। 2 घंटे थे मेरे पास, तो पहले मैंने रीडिंग किया, उसके बाद सेकेंड आवर में मैंने राइटिंग किया। तो राइटिंग भी मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा कि भाई राइटिंग भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इस पर भी फोकस करना पड़ेगा। अब अच्छा, अब राइटिंग जो है आप कहीं पे इवेल्यूएट नहीं कर सकते। मतलब मैं कहीं पे कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं किया था, ना ही मैं कोई कंसल्टेंट के वो उसमें कोचिंग सेंटर में गया था। जो भी था अपने हिसाब से ही करना था। थोड़े बहुत यूट्यूब पे जो है वीडियोस देख लेने थे। डिफ़िकल्ट पड़ रहा है मुझे वो है रीडिंग और राइटिंग। राइटिंग मुझे ज़्यादा ही टफ पड़ रहा था क्योंकि मुझे पता नहीं था उसमें कैसे लिखना होता है, क्या लिखना होता है। तो जो मैंने चैनल आपको यहाँ पे पहले प्रीफर किया ना, वो चैनल पे आप वीडियो देखो, वो ही मैंने देख के ना राइटिंग को थोड़ा समझा है कि भाई राइटिंग एक्चुअल में इंटरनेशनल लेवल पे होती कैसे है, हमें कैसे जो है सेंटेंस फॉर्म करना होता है। ऐसा नहीं है हम एक एक सेंटेंस लिख दिए शॉर्ट और वो हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है राइटिंग में। राइटिंग में आपको कंबाइंड सेंटेंस और ऐसे वेराइटीज़ बहुत सारे लिखने होते हैं। तो मैं कोई उसमें एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि मैं उसमें आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज दूँ। तो मैंने जो लिंक दिया आप वो प्रीफर कीजिए। और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आपको जिसका समझ में आता है ना आप उसका प्रीफर कीजिए। हाँ जी, तो ऐसे मैंने ना कुछ नेक्स्ट 7-8 दिन तक बस रीडिंग और राइटिंग के ही प्रैक्टिस टेस्ट दिए और मैं थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंट होने लग गया कि भाई रीडिंग भी थोड़ी समझ में आ गई। रीडिंग में ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मैं बीच बीच में क्या कर रहा था ना, थोड़ा ऑब्वियसली अगर शॉप से आ रहा था बाद में बिजनेस का भी देख के बाद में थक जाता था, तो मैं इतना रीडिंग पे भी फोकस नहीं कर पाता था। तो मैंने क्या किया ना, सुबह उठ के ही पहले रीडिंग के टेस्ट देना चालू किया। तब मुझे ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं रीडिंग भी मैं कर सकता हूँ। अब अगर आपका माइंड फ्रेश है ना तो आप वो चीज़ कर सकते हो। अच्छा, अब हुआ क्या, मेरी जो एग्ज़ाम की डेट थी वो 21 अप्रैल की थी। अब उसके 1 वीक पहले या 1 वीक बाद होती है आपकी स्पीकिंग की टेस्ट। तो मेरी आ गई 1 वीक पहले, यानी कि आई थिंक 15 या 16 को थी। और उसके 2 दिन पहले ही मुझे SMS आया और ईमेल आया कि आपकी ये डेट को जो है स्पीकिंग की टेस्ट है इतने बजे। अब स्पीकिंग की जो है मैंने कोई प्रिपरेशन ही नहीं की थी। सो मैंने कहा यार कैसे प्रिपरेशन करूँ स्पीकिंग का, तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं है। तो मैंने फटाफट गूगल से ये देखा कि उसमें तो मतलब 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। स्पीकिंग मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं स्पीकिंग कर लूँगा क्योंकि मेरी जो प्रीवियस एजुकेशन है वो है बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़ मुंबई से, और उसमें बहुत सारे हम लोग को ना प्रेजेंटेशंस देने होते हैं। सो मुझे वो कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं, क्योंकि वहाँ पे अगर लेक्चर में मैं 100 लोगों के सामने बोल चुका हूँ, प्रेजेंट कर चुका हूँ प्रेजेंटेशन में, तो मैं इतना तो कर लूँगा क्योंकि यहाँ पे तो 10-15 मिनट ही बोलना है स्पीकिंग में। सो उतना मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था। तो स्पीकिंग का 2 दिन पहले ही मैसेज आया कि आपका ये डेट को जो है स्पीकिंग है। सो मैंने कुछ नहीं, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लिया कि भाई स्टार्टिंग में तो इंट्रोडक्शन होता है, बाद में वो क्यू कार्ड देते हैं, उसमें 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं ईच एंड एवरी क्यू कार्ड में, लाइक व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, ऐसे टाइप के जो है क्वेश्चंस होते हैं। और लास्ट में थर्ड पार्ट होता है स्पीकिंग में कि वो जो सेकंड क्यू जो आपको क्यू कार्ड दिया होता है ना, उसके रिलेटेड अगर आपने जो भी आंसर दिए उस पर ही वो लोग डायरेक्ट, मतलब जो एग्जामिनर होता है वो आपसे कॉन्वर्जेशन करता है, क्वेश्चन आंसर करता है वो फेस टू फेस। तो वो तो अच्छा, तो मैंने क्या किया, पहले इंट्रोडक्शन था, तो मैंने 1-2 बार अपने आप से मतलब मन में ही बात कर लिया कि अगर इंट्रोडक्शन पूछेंगे तो क्या आंसर देना है। तो मैंने ऐसे इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लिया। मतलब आप ना, आपको कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं स्पीकिंग में ना, सो एक सेंटेंस में मत दो, आप उसको ना थोड़ा इलेबरेट करो, यानी कि 2-3 सेंटेंस में बताओ, तो वो बेटर है। क्योंकि एक एक सेंटेंस में आप बताते जाओगे ना तो वो प्रॉपर आंसर भी नहीं होता है, और होगा क्या, उनको तो आपसे 10-15 मिनट सवाल करने हैं, वो आपको एक के बाद एक सवाल करेंगे, आप भी थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सो बेटर है 2-2 सेंटेंस, 3-3 सेंटेंस के जो है आंसर्स दो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूछते हैं कि भाई आपका फेवरेट कलर कौन सा है, सो ऐसे मत बता दो कि रेड,
आप थोड़ा उसके बारे में बताओ कि वाई यू लाइक दिस कलर, या फिर आप ऐसे बताओ कि मुझे सारे कलर पसंद है बट मोस्टली आई प्रिफर रेड। ऐसे करके ना आप थोड़ा इलेबरेट करके बताओ। तो मैं चला गया अब स्पीकिंग टेस्ट के लिए। सो वहाँ पे लेडी प्रोफेसर थे, तो बहुत अच्छे थे। उन्होंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिया। अच्छा, एक और चीज़ मैं जो है आपको बता देता हूँ, जब स्पीकिंग टेस्ट होती है ना तब आपको पासपोर्ट की फर्स्ट और लास्ट पेज की जो है कलर जेरोक्स कॉपी ले जानी होती है। और सेंटर में आपको बिकॉज ऑफ दिस कोविड मुझे हम लोग को मतलब बताया गया था कि आपको मास्क पहन के स्पीकिंग की टेस्ट देनी है। तो आप एक बार ना मास्क पहन के प्रैक्टिस कर लेना, तो वो बेटर होगा। कौन सा मास्क जो आपको जो है कंफर्टेबल है वो मास्क ही पहन के जाना। और सेंटर में ना मोबाइल वॉच वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। सो वो बेटर है आप वॉचेस वगैरह घर पे ही रख दो, बाकी मोबाइल भी स्विच ऑफ करवा के वो लोग बाहर ही रखवा देते हैं। तो स्पीकिंग का मुझे कुछ इतना टेंशन नहीं था, मैं स्पीकिंग का टेस्ट देने गया था। सो लेडी प्रोफेसर थे। अच्छा, आप जब भी स्पीकिंग का टेस्ट देने जाओ ना, सो आप पहले देख लो कि आप मॉर्निंग में जा रहे हो, आफ्टरनून में जा रहे हो या इवनिंग में जा रहे हो। होगा क्या ना, आप प्रोफेसर से मतलब जो भी आपका एग्जामिनर है, एग्जामिनर से आप जब फर्स्ट टाइम मिलोगे अंदर जहाँ पे आपका टेस्ट हो रहा होगा, सो आप पहले ना उनको बोलो कि गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। और लास्ट में जब टेस्ट हो जाने के बाद आप निकल रहे हो बाहर, तब भी आप बोलो कि हैव अ नाइस डे, ऐसा। तो वो एक थोड़ा उनको भी लगता है कि नहीं जेन्युइनली इनको जो है थोड़ी इंग्लिश मतलब अपने को जो है थोड़ी बेटर इंग्लिश की नॉलेज है। और एक सामने वाले इंसान को भी ना अच्छा लगता है कि भाई आप किसी से मिल रहे हो और आपको वो कोई गुड मॉर्निंग बोल रहा है या हैव अ नाइस डे बोल के जा रहा है, तो उनको भी अच्छा लगता है। हाँ जी, तो अब हो गई मेरी स्पीकिंग की टेस्ट। अब मेरे पास कुछ बचे थे 4-5 दिन। तो इसमें भी मैंने क्या किया ना, लिसनिंग को तो हाथ ही नहीं लगाया। सो मैंने फोकस किया रीडिंग पे और राइटिंग पे। तो रीडिंग और राइटिंग की मैं ना रोज एक एक टेस्ट देता था, मतलब रोज मैं एक टेस्ट रीडिंग की देता था, एक टेस्ट जो है राइटिंग की देता था। सो उसके लिए मेरा ना थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्योंकि 10-12 साल से मेरे को ना लिखने की प्रैक्टिस है ना कुछ नहीं, तो मेरे को थोड़ा उस पर भी ध्यान देना था। हाँ जी, तो ऐसे क्लियर किया था मैंने IELTS इन 24 आवर्स, बेसिकली इन 12 डेज, एवरी डे 2 आवर्स। क्योंकि भाई मैं रोज नहीं पढ़ सकता था, पूरा दिन क्लियर किया था। और 7 बैंड अब मैं आपको बता देता हूँ किसमें जो है मेरे कितने बैंड आए थे। हाँ जी, तो लिसनिंग में मेरे सबसे ज़्यादा आए थे 8 बैंड, रीडिंग में आए थे 7, लिसनिंग राइटिंग में आए थे मेरे 6 बैंड, काफ़ी कम आए थे। और स्पीकिंग में आए थे 7 बैंड। सो राइटिंग का ही मुझे डर था और वही हुआ। सो आप भी जो है ऐसे ही प्लान कीजिए कि आपको कौन सा पार्ट जो डिफ़िकल्ट लगता है। सपोज आपको रीडिंग में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन जो है डिफ़िकल्ट लगता है, सो आप उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। गूगल पे ना बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं, मॉक टेस्ट ना आप प्रिंट आउट कीजिए और वो डेली देना चालू कीजिए। डिस्क्रिप्शन में बाकी जो जो यूट्यूब चैनल्स मैंने प्रीफर किए थे उसकी जो है मैं आपको लिंक दे देता हूँ, जो आई थिंक आपको भी काम आएगी। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।